कल हमने आरबीआई के लगभग सभी चीज़ों को देख लिया ना। आज हम लोग देखेंगे आरबीआई की सब्सिडरी जो जितने हैं ना उनके। ओके, तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई की जो शाखाएं होती हैं जिसको कहते हैं सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। जैसे नदी की सब्सिडरी नदी पढ़े होगे ना कि एक नदी है उसमें बहुत सारा छोटा छोटा नदी मिलता है, सब्सिडरी नदी कहलाता है, सहायक नदियाँ। वैसे आरबीआई की सब्सिडरी है क्या है। जैसे पहला सब्सिडरी इसका है DICGC। क्या है? DICGC। अब DICGC क्या है? DICGC क्या है, ध्यान देना। DICGC की बात करें तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसकी सहायक हैं। BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला DICGC, एक है BRBNMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। फिर से पढ़ना है नाम, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL। DICGC में कौन आता है? DICGC में आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। फिर से डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिट गारंटी वाला, तो अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है आपकी, यहाँ पे इसकी सब्सिडरी है। इनका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित हैं। ठीक है, उसके अगर हम बात करें 3 फरवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? अगर हम पूछे आरबीआई की जो स्थापना हुई थी उसके कमेटी जो थे सिफारिश करने वाले, उसका नाम क्या था? हिल्टन कमीशन, यंग कमीशन। ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो हुई है किस एक्ट के तहत हुई है और कब हुई है? 1936 कहे नींद में हो भाई? 1935 में स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। आरबीआई इट, देखो, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई इट का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई इट का होता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम बात करें इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में। ओके, DICGC और BRBNMPL का कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और आरबीआई का ये वाला हेडिंग कहाँ पर है? मुंबई में। इन दोनों को याद रखना है। आरबीआई का अगर हम बात करें वहाँ कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई है? 2016 में हुई है। ओके, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, फुल फॉर्म याद करना है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, क्या नाम है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। फिर से पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। फिर से याद रखना है, क्या नाम इसका? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये जो है मुंबई में स्थापित हुई थी। देखिए, बस इसका आप स्थापना याद रखिए, ईयर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। 15 में इसका स्थापना हुआ था। अब ईयर में कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जो मेन है वो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आरबीआई है। और इसकी बात करें RBH है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इनोवेशन कराने के लिए है। ये 22 में हुआ है, इसी साल, पिछला साल पहले, 2 साल पहले। और बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। हाँ, ये आरबीआई को रिपोर्ट जारी करता है और ये द्विवार्षिक होता है। क्या होता है? हाँ, और रिपोर्ट किस तरह का? जैसे आरबीआई के बारे में बताए थे उस दिन भी, ये मॉनेटरी पॉलिसी लाने का काम आरबीआई का है। अच्छा, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, जैसे एक होता है मौद्रिक नीति, एक होता है फिजिकल नीति। वो कौन लाता है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन लाते हैं? आरबीआई। आरबीआई लाती है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिविसेस। देखिए, समीक्षा जो होती है ना उस पर भी रिपोर्ट कौन लाता है? आरबीआई लाता है। तीनों याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है? आरबीआई। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन लाता है? आरबीआई। वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट कौन लाता है? आरबीआई। तीनों याद रखना है। पहला क्या था? मौद्रिक नीति रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिवाइसेस, ये सब आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। अगर हम बात करें आगे आराम से, आरबीआई काम क्या करती है, तो क्या आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? नहीं, आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, यही तो दिक्कत है। हाँ, वो उसका काम डिपॉजिट वाला नहीं होता है। क्या आरबीआई इंश्योरेंस बेचती है? ले लो, आरबीआई का भरोसा नहीं है, इंश्योरेंस ले लो, नहीं करती है। ठीक है, आरबीआई का काम होता है, एक होता है नोट जारी करना। क्या होता है? तो जितने तरह के नोट आप देखते हैं जारी हुआ है, जैसे अभी
राम मंदिर बना, हो सकता है आने वाला टाइम में या अगले, इस साल तो नहीं किया, अगले साल राम मंदिर का जब दूसरा वर्षगांठ हो तो कोई टिकट जारी हो जाए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से राम मंदिर वाला। हो सकता है कोई सिक्का जारी हो जाए, तो कौन करेगा? नोट जारी हो जाए, यही करेगा, इसी का काम है। इसका काम क्या है? नोट जारी करना। वित्त मंत्रालय का में सिक्का जारी करने का कार्य होता है, आरबीआई का नहीं होता है वो, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो का होता है ना, उसका साइन नोट पे जो साइन आप देखते हो वो आरबीआई गवर्नर का होता है, लेकिन सिक्के पर जो भी अगर बनता है, जो परमिशन होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो किसका होता है? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का होता है। ये भी बात को याद रखना है, पता है। उसके बाद बैंकों ने अन्य वित्तीय संस्थानों का विनियमन किया। क्या किया? बैंकों ने अन्य वित्तीय संस्थानों का विनियमन किया, ठीक है। बैंकों ने अन्य वित्तीय संस्थानों का किया है? विनियमन किया है। उसके बाद साख नियंत्रण, इसका ही काम है। विदेशी मुद्रा का संग्रहण, इसका ही काम है। पहले विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण जो है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेरा कहते हैं, फेरा FERA, एक मिनट फुल फॉर्म लिख देते हैं, FERA कहते हैं, ये करता था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट करके है, ठीक है। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया फेमा। क्या कर दिया गया? FEMA, ठीक है। तो पहले फेरा कंट्रोल करता था पूरा विदेशी पैसा, अब कौन करता है? फेमा करता है, और वो भी आरबीआई के अंडर में आके करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, यह अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। यानी अगर किसी को कोई नहीं बोलता ना, कोई नहीं सुन रहा तो कौन सुनेंगे? गॉडफादर। ये पूरे बैंक का गॉडफादर है, कह सकते हो, मालिक है। बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं। यानी बैंक इसके पास जमा करता है, भैया पैसा जमा करिएगा, खाता है। ये डिपॉजिट लेता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेता है। किससे लेता है? बैंक से लेता है, आपसे नहीं लेगा। 2-4 रुपया की बात यहाँ पर नहीं है, करोड़ों अरबों में यह पैसा लेता है उनसे। अगर हम बात करें वित्तीय समावेश के लिए नचिकेत मोड़ सिफारिश, अब देखिए वित्तीय समावेश यानी पूरे देश में वित्तीय समावेश हो, उसके लिए एक समिति लाई गई, उसका नाम है नचिकेत मोड़ समिति, और उसी की सिफारिश पर देश में वित्तीय समावेश को स्टार्ट किया गया। अब वित्तीय समावेश के तहत जो है, बैंक तो है ही, बहुत सारा लघु विकास बैंक खुला और बहुत सारा जो हेल्पिंग होता है ना, हैंड्स, वो स्टार्ट किए गए पूरे देश में, ठीक है। और वो सब हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोन देना चालू कर दिए हैं। ये सारा सिस्टम हमारे देश में स्टार्ट हो गया। तो चलिए 2-4 सवाल लगे हाथ पूछ लेते हैं, ठीक है। चेक जारी करने का जो कार्य है वो आरबीआई का है कि कमर्शियल बैंकों का है? कमर्शियल बैंक होगा। चेक जारी नहीं करता है आरबीआई। कभी सुने हो कि आरबीआई का कटा हुआ चेक है? नहीं, ये आरबीआई में भंजा लो, नहीं, ठीक है। अगर कोई नोट चेंज कराना है, खराब नोट, तो किसके पास करा सकते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में करा सकते हैं। लेकिन कोई नोट बंद हो चुका है तब चेंज कराना तो कहाँ करवा सकते हैं? आरबीआई या उसकी गाइडलाइन के अनुसार जहाँ पर हो वहाँ पर कराएंगे। जैसे अभी 2000 का नोट बंद करने का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से 2000 का नोट मिला है आपको? नहीं मिला। 2000 का नोट जो है सब जाके जमा हो गया आरबीआई के पास, अब वो आरबीआई उसको नष्ट कर देगा, फिर नया नोट बनेगा। अब नया नोट 2000 का बनाए, 1500 का बनाए या 3000 का बनाए, वो हमको नहीं पता है, वो डिपेंड करती है उसको क्या बनाना चाहता है। मुझे तो लगता है कि 5000 और 10,000 का भी नोट उसे निकाल देना चाहिए। 1000 का निकाल, 1000 का निकालेगा। देखो 2000 में बहुत नहीं, बड़ा नोट ना। 10,000 का नोट निकालेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिसके पास बड़ा राशि है ना, उसको कैरी करने में दिक्कत नहीं होगा। 1 लाख रुपए आराम से 10 को नोट लेके घूमते रहेंगे, है ना। 1 लाख रुपए जेब में पता भी नहीं चलेगा, लगेगा 10 को 10 टकिया रखे हुए। 100 रुपये कैसे लेके घूमते थे वैसे? तो उतना खुदरा की तरह ना चाहिए। हाँ, फिर दिक्कत है कि आपको खुदरा कराने में दिक्कत होगा। 1000 का निकालेगा। हाँ, मतलब उसी हिसाब से वो निकालेगा, क्योंकि देखो अगर वो नोट रहेगा ना 10,000 का, तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा नोट क्यों निकालता है? उसका रीज़न होता है ना कि बड़ा नोट निकालेगा ना तो क्या होगा कि जितने जो अरबपति लोग हैं वो बहुत सारा पैसा ब्लॉक कर लेंगे। अब उसके पास कन्वर्ट होकर आएगा ना बुआ, तो वो ब्लैक मनी या कोई भी मनी रहे, उसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे, या 10,000 का नोट होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, 5000 का होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे, और उस पैसे को ब्लॉक कर लेंगे। और उनसे उनको क्या होगा कि जिस अलमारी में पहले 1 लाख रुपये रखते थे वहाँ पर 1 करोड़ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नोट का साइज़ क्या हो गया? कम गया, और उससे मार्केट में वो ब्लॉक हो जाएगा, नोट रहेगा ही नहीं, तो खुदरा सिर्फ बढ़ा रहेगा, बड़ा नोट की कमी हो जाएगी। इसलिए बड़ा नोट को बैलेंस के रूप में 1000 और 1500, 2000, जो भी 1500 तो नहीं आया है, 2000 के रूप में रखा गया है, ठीक है। 2000 का नोट है ना, कितनी बार देश में चला आपको पता है? 2000 का नोट अभी से लेके मतलब आज़ादी के बीच में कितनी बार आया है? एनीवन, किसी को पता है? अच्छा, नाम सुने होंगे ये विमुद्रीकरण जिसको बोलते हैं, जिसको डिमोनेटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, डिमोनेटाइजेशन। देश में डिमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ है? नहीं, पहले भी 2 बार 3 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। तो हमारा सवाल है कि आपका जो है देश में 2000 का नोट जो आप देख रहे हो अभी, क्या पहले इशू हुई है कभी? हुआ होगा।
हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं, हम मुझे पता करके आप लोग बताइएगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। आप भी थोड़ा सर्च कीजिएगा। 5-10 हज़ार का भी नोट चलता था। तो इसलिए तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि 2000 का नोट आया है या नहीं आया, आप सोच के हमें बताइएगा। तो बैंक जो है ना, वित्तीय समावेश करने के लिए नचिकेत मोर की सिफारिश पर बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बने हैं। जैसे ऊपर में हम बताए थे ना कि NBFC हो गया, तो वैसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना किया गया। और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करती है, यह दोनों जमा और स्वीकार को एक्सेप्ट करती है। मतलब ये जमा भी करती है और पैसा देती भी है, मतलब डिपॉजिट भी करती है और कैश विड्रॉल करने का भी ऑप्शन देती है कि कैश निकालिए। उसके बाद यह ऋण भी स्वीकार करती है। क्या करती है? ऋण भी स्वीकार करती है। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं ना, वो जमा भी लेती है, डिपॉजिट भी लेती है, पैसे भी वापस देती है। क्या देती है? पैसे भी लेती है, आपका जमा भी स्वीकार करेगी। और इंटरेस्ट रेट जो इसका होता है ना, लोन लेने का सबका कम रहता है, लोन देने का ज़्यादा रहता है। जैसे कल से हम आगे क्या कर रहा है कि देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई। और स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया? स्मॉल फाइनेंस बैंक ने देश में जमा और स्वीकार करना शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद इसने लोन देना भी लोगों को शुरू कर दिया। कौन? नाम क्या है इनका? नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक। इनका मुख्य उद्देश्य होता है जितने भी छोटे स्तर के ठीक है, जो व्यापारी होते हैं उनको, जितने भी छोटे स्तर के सीमांत किसान होते हैं उनको, जितने भी लघु और सूक्ष्म स्तर के और असंगठित क्षेत्र के इकाई होते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक का कार्य है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इन तरह के बैंक बढ़ जाओ कह रहे हैं कि यह सभी जमाओं को स्वीकार करती है और मांग जमाएं शताब्दी होती है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं, जैसे उज्जीवन बात करते हैं, ओखला हो गया, इसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक ही हो गया। उन्हें पेफोन नहीं है, वो तो एक मीडिएटर है जो कि पैसे का ट्रांसफ़र करता है लेफ़्ट टू राइट, इस बात को याद रखना है। तो ये सभी जमाओं को स्वीकार करती है, मांग और जमाएं इसमें होती रहती हैं। तो इनको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर की, ठीक है, तो इनका मेन मकसद होता है अधिक से अधिक लोन देना। जैसे मैंने बताया कल बजाज फाइनेंस सर्विस वाले मुझे 15 कॉल किए अलग अलग नंबर से, सर आपने लोन के लिए इंक्वायरी किया, क्योंकि मेन मकसद उनका लोन पर है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट 8.5% दे रहे हैं तो ब्याज का जो हमसे लेंगे वो कितना परसेंट लेंगे? कम से कम 15%, 37% सालाना लेते हैं। आप सोचिए, अगर 1 लाख रुपये आप लीजिएगा उनसे तो 1,37,000 रुपये एक साल में भरना पड़ेगा, लेकिन आपको वो वापस कितना देंगे? 1 लाख जमा कीजिएगा तो 1,08,500 रुपया। आप गेस कर सकते हो, 1,08,500 रुपये आपको देंगे मात्र वो, लेकिन आपसे लेंगे कितना? 1,37,000 रुपये एक साल में, अगर उनसे लोन लोगे तो 36-37% उनका चलता है, 3% इंटरेस्ट लगता है, तो ज़्यादा ना हो गया। लालच देते हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो लोग लालच में ले लेता है, लेकिन वो हिसाब नहीं करता है तो उसको पता नहीं चल पाता है। इस कारण से कुछ ऐसे भी बैंक है जो कम इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑफर था, उसमें 1.1% था, तो सालाना कितना हुआ? 12.12%। लेकिन इसका कितना है? उसका तिगुना है। यानी वो मुझसे एक साल में 12,000 ही ले रहा है, बट ये मुझसे कितना ले रहा है एक साल में? 36,000। तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ये गलत बात भी है। इसीलिए आप उन तरह के बैंकों में FD मारें और उन तरह से बैंकों से लोन लें। इससे क्या होगा? ये आपका बेनिफिट ही होगा। और आप किसी बैंक में आप FD मार दो, नियम है वो सब एक आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, क्योंकि आप FD मारोगे तो आपका पैन कार्ड जमा होगा, और जब लोन लेने जाओगे तो भी आपका पैन कार्ड लिया जाएगा। तो वो पैन कार्ड से आपका पूरा राम कहानी उसको मालूम चल जाता है कि आपने कभी कितना कहाँ जमा किया, किस बैंक में और कितना। अगर आपने 5 लाख रुपये जमा किया किसी बैंक में, किसी भी बैंक में, तो वो इस लालच में आपको लोन दे देगा अगला बैंक कि 5 लाख वहाँ जमा किया, हमसे लोन ले रहा है, हम लोन दे दें, खुश हो जाए तो अगली बार मेरे यहाँ भी जमा करेगा 5 लाख रुपये। लेकिन वहाँ पर जमा नहीं कीजिएगा, आप वहाँ से लोन उठाइए, कि वहाँ पर इंटरेस्ट क्या लेता है? थोड़ा कम लेता है उसकी तुलना में, और वहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। हमने बताया था पहले भी ये चीज़ को। तो इस तरीक़ा से 75% जो इनका मेन मोटो होता है, क्या होता है? लोन देना। क्या होता है? लोन देना, स्मॉल फाइनेंस बैंक का। RBI के नियम के अनुसार CRR और SLR रखना इनका काम होता है। चूँकि ये बैंक के रूप में कार्य करती हैं, कभी भी इनको कैश की ज़रूरत हो सकती है, पूरा कैश बांट सकते हैं, पैसे की कमी हो सकती है, इसलिए ये CRR और SLR को रखती हैं। SLR मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो।
ये इनके द्वारा होता है। अपडेटेड जो भी कैश रिजर्व रेशियो आज के डेट का जो इस तिमाही का होगा, हर 3 महीने पर ये सब चेंज होते रहता है, ठीक है ना। आप देखिएगा पेपर में आते रहता है, और जो लेटेस्ट है वो अभी का, वो आपको देख के पढ़ के जाना होता है एग्ज़ाम टाइम में। जैसे आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाएँ और लगे कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया, तो आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MRI, उसके बाद CRR, SLR, ये सब जो भी है ना देख लें अच्छे से। उसका नंबर परसेंटेज कितना चल रहा है, 6%, 6.5%, ज़रूर देख लें। अगर नहीं देखते हैं तो एग्ज़ाम में छूट जाएगा क्वेश्चन। ऐसा बहुते बार हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें, उन्होंने कुल ऋण का कम से कम 50%, 25 लाख तक ऋण देना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब उनका जो है मकसद यही है कि 50% पैसा जो है आपको वो अपने जब, जैसे मान लीजिए कोई बैंक 100 करोड़ का है, तो 100 करोड़ का बैंक है, उसके पूरी पूंजी वर्किंग कैपिटल, तो वो 50 लाख रुपए लोन देने के लिए एकदम एनी टाइम, मतलब उसका 50% पैसा देने के लिए एनी टाइम तैयार रहेगा, क्योंकि लोन देने से उसको फायदा है, ठीक है। लोन नहीं देगा तो उसको फायदा। फर्स्ट ईयर यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो हमको देना होता है, वो जो आप किसी बैंक से लोन लिए हो, तो वो रिमेनिंग अमाउंट पर कैसे लगता है। आप लोग को सबसे पहले EMI देना होगा 8 लाख पर, 1 लाख पर 8%, मतलब 20% दे दिए। अगली बार 20% पैसा कट गया, यानी 80,000 बचा, अब 80,000 रुपये आपको देना। तो ऋण जो होता है वो उसका जो ब्याज धीरे धीरे डाउन होता है, लेकिन जो लोन हम FD मारते हैं उसका ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है। दोनों क्या रखना, जब आप किसी से बैंक से लोन लेते हो तो उसका ब्याज का जो रेट होता है और जो पैसा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होता है। क्या होता है, अंत में मान लीजिए 5,000 का बोलेगा, EMI बन गया आपका 12 पीस, और एक पीस आपका बनेगा 4,000 का। क्यों लास्ट में 4,000 का लिया, 1,000 कम कैसे किया, तो मेन बैलेंस जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन आपका जो FD मारा हुआ है वो क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो मेन बैलेंस है वो चेंज होते जा रहा है। इस साल 1 लाख था, अगले साल 1,08,000 हो गया, अगले साल 1,16,000 हो गया, इस तरीक़ा से वो चेंज होते रहता है। और कंपाउंडिंग, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाते हैं ना, उस पर आपको मिलेगा। पर चाहते हो कि नहीं, अब हम सोचते हैं अपना बैंक खोल लेते हैं, फालतू में बैंक का फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी हम निकालेंगे, तो उसके लिए आपके पास कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। लो है 100 करोड़, बैंक खोल लेते हैं। नहीं बैंक नहीं, NBFC जो छोटका स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलता है ना, नहीं छोटका जो है, उसके लिए 100 करोड़ की आपके पास पूंजी होनी चाहिए कम से कम, वर्किंग कैपिटल। तब लाइसेंस का बात कीजिए, RBI है ना, तब लाइसेंस में खर्चा दीजिए अलग से। वैसे थोड़ी है, 100 करोड़ है तब थोड़ी मिल जाएगा। लाइसेंस लेना, ये लेना, आपको जगह दिखाना पड़ेगा। हाँ, हम एक ब्रांच खोलना चाहते हैं पटना में, एक ब्रांच खुलेगा, फिर उसी को हम छोटे छोटे लोन देंगे, फिर धीरे धीरे 2, 4, 8, 10, अब 100 करोड़ तो आपको होनी चाहिए। KBC भी खेलेंगे तो 7 करोड़ मिलेगा, 8 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ नहीं देगा। KBC एक बार खेल सकते हैं। हाँ, 7 करोड़ से ज़्यादा देगा नहीं। 7 करोड़ ना मिलेगा, उसमें टैक्स कटेगा ना। हाँ, तब वर्तमान में हमारे देश में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अच्छे से वर्किंग में है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो वर्किंग में, कुछ पेमेंट बैंक्स भी होते हैं। आप नाम सुने होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक, नाम सुने हो, पेटीएम पेमेंट बैंक नाम सुने हो। ये क्या करती है, शुरू में जब आई थी ना एयरटेल और पेटीएम, ये पेमेंट कराती है। क्या कराती है, पेमेंट कराती है, आपके अकाउंट से लिंक रहती है और वहाँ से पैसा दूसरी जगह पे, हाँ, पेमेंट कराती है। तो पेमेंट कराने में ये मदद करती है। और आजकल जो है ना, जो छोटे छोटे जितने भी बैंक है, वो अपने ऐप के अंदर भी पेमेंट का ऑप्शन दे रही है, ताकि आप उनके पेटीएम को यूज़ ना करो। अभी कोई बैंक का अकाउंट खोलाओगे तो उसका ऐप खुद का है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा क्यों है, ताकि आप गूगल पे का यूज़ ना कर पाओ, ताकि आप पेटीएम का यूज़ नहीं कर पाओ, उसी का इस्तेमाल करो। ऐसा क्यों देता है, ताकि आप उसी कस्टमर बने रहो, कभी भी दूसरा कस्टमर ना बनो। मान लो कभी ऐसा हो फ्यूचर में, कोई बैंक या कोई पेमेंट बैंक आपको अच्छा फ़ायदा दे किसी भी पेमेंट करने में, या फिर लोन दे दे, या फिर कुछ भी, तो आप उसी में ना पैसे जमा रखोगे, इलाहाबाद बैंक में तो नहीं रखोगे। तो वही इसीलिए सारे बैंक जो हैं समय के साथ, नहीं तो बैंकों को क्या ज़रूरत थी कि अपना ऐप के अंदर में स्कैन और पे देने का, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसने क्यों दिया, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा कर रहे हैं। इसी व्यू से उन्होंने क्या किया कि अपने ऐप के अंदर में UPI सिस्टम, अपने ऐप के अंदर में स्कैन एंड पे सिस्टम, ये सभी सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड करके प्रोवाइड कर दिया सभी को। तो कुछ पेमेंट बैंक्स भी होते हैं, इनका उद्देश्य होता है सिर्फ जमा को स्वीकार करना। क्या होता है, जमा को स्वीकार करना, और ऋण प्रदान करना नहीं होता है। क्या फ़ोनपे ऋण देता है, कभी नहीं देता है। क्या गूगल पे ऋण देता है, कभी नहीं देता है। क्या पेटीएम ऋण देता है, कभी नहीं देता है।
हाँ, कहोगे सर उसमें ऑफर आता है आपके लिए लोन, वो लोन पेटीएम नहीं देता है, वो उसके अंदर में आके जुड़ करके टाई अप करके छोटी छोटी जो एनबीएफसी या फाइनेंस बैंक होते हैं ना, वो लोन देते हैं। क्या देते हैं? वो लोन देते हैं, ना कि पेटीएम लोन देता है, ना कि अभी जैसे बजाज है तो बजाज का नाम ही क्या है? बजाज फाइनेंसर, है ना। फाइनेंसर का मतलब फाइनेंस आपको करने वाला है। वो आपको घड़ी से लेकर हवाई जहाज तक का लोन जो भी होता है कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आपको दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हवाई जहाज का कीमत कितना होता है? 1400 करोड़। सबका लोन देगा। लोगे हवाई जहाज का लोन? बैंक को फोन आए ना तो बोलना कि हम कम से कम इतना दीजिए कि एगो छोटा सा मतलब कि लेना तो साइकिल का लोन लो, एरोप्लेन का लो। हाँ दीजिए, ऐसा कि हम थोड़ा सा ले लें, चलाएं। तो फैक्ट एक दो ही को चल रहा है अभी ठीक से, स्पाइस जेट और एक और कौन है, इंडिगो ढंग से, एगो तीसरा बनाएंगे बिहार गो, है ना। नहीं बिहार गो, बिहार को तो क्या, तो बनाएंगे, एक और बना देंगे, बात ख़त्म है। तो देखिए एनबीएफसी का कहानी दिमाग में बैठ गया। अब एनबीएफसी की बात करें, इनका मुख्य उद्देश्य जो श्रमिक होते हैं, निम्न आय वाले लोग होते हैं, लोअर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको लोन देना होता है और इनका इंटरेस्ट भी हाई होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो है ना छोटे छोटे लोगों को देते हैं लोन, बस लोन पर ही जिंदा है, उनके पास कोई एफडी उडी नहीं कराता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनको क्या होता है, बहुत लॉस होता है। इसी चक्कर में यह क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं। क्या रखते हैं? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं। बैंक में जाते हो, आपको बैंक से लोन लेने में इंटरेस्ट कम लगता है। क्या लगता है? इंटरेस्ट कम लगता है, लेकिन इधर में लोन आपको ज़्यादा लगता है। लघु बचत को बढ़ावा देना, और ये क्या करते हैं, लघु साथ में अब देखोगे जितने भी लोन उठाने वाले होते हैं ना या लेने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पैसा जमा भी कर सकते हैं आप अकाउंट खुलवा के। क्यों कहते हैं? ताकि आप बिजनेस लोन लिए हो, बिजनेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आप बिजनेस का पैसा कहीं ना कहीं तो रखोगे ना। तो इसीलिए कहता है कि मेरे बैंक में ही रखिए, इससे आपको लोन मिलने में और आसानी रहेगी आने वाले टाइम में। फिर मुद्रा का पेमेंट कराती है। क्या करती है? प्रेषण कराती है, यानी पेमेंट कराने में ये मदद करती है। यह सिर्फ जमाओं को स्वीकार नहीं करती, अर्थात यह सिर्फ जमाएँ स्वीकार नहीं करती है, बदले में लोन भी देती है। और कुल जमाओं का 75% सरकार की प्रतिभूतियों पर निवेश करना अनिवार्य होता है और बाकी 25% बैंक में जमा करना होता है। तो देखिए क्या है, अगर बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपये आया है तो 75% क्या करती है, शेयर या डिवेंचर में खर्च करके रखती है, कैश में नहीं रखती। कभी भी कोई बैंक जो है ना पैसा कैश में नहीं रखती है, वो कैश में रखेगी तो कभी भी लूट जाएगी। मान के चलो कि सारा बैंक का पैसा किसी बैंक में जा रहा है, मतलब मुंबई ब्रांच में जा रहा है, तो मुंबई ब्रांच फुल हो जाएगा जी पैसा से। सुन रहे हो ना आप? पता क्यों जानते हो ना कि बैंक बहुत पैसा है, पैसा बहुत पैसा है। पैसा अगर वो कैश में सब अपने हाथ में रखें तो बैंक में जगह रहेगा आदमी का खड़ा होने का, सरिया के रखेगा तो नहीं। बैंक पैसा अपने हाथ में नहीं रखती, वो कन्वर्ट कर देती उसको, या तो शेयर में या तो डिवेंचर में, सरकारी प्रतिभूतियों में, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देता है वो बैंक भी इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी तो हाँ उसी का पैसा आपको मिलता है। जैसे इन्वेस्टमेंट वो लोन में करता है, आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कहा, आपके पास मान के चलो ज़्यादा नहीं, आपके पास 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, तो आप लोन दो लोगों को, बदले में इंटरेस्ट लो। बस वसूलने का पावर होना चाहिए कि वसूल सकें। हाँ, नहीं तो लिखवा के दो स्टाम्प पेपर पर बढ़िया से, बेईमानी नहीं करो कि बाद में पैसे ले लिए हैं ठाकुर बन गए, अंगूठा लगवा लिए है ना, वो वाला काम नहीं करना है। अमरीशपुरी वाला स्टाइल के पैसा भी ले लिए, लोन भी ले लिए हैं, उससे पैसा भी लिए हैं, हाँ अंगूठो काट लिए, उसका साइन करवा लेता है ना पहले कोरा कागज़ पर, फिर कहता है कि तुमने जो लोन लिया था उसका पैसा बाकी का हिसाब किताब आता नहीं था लोगों को गाँव में, तो आपने जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट ही दे देते थे, बेचारा का खानदान मिट जाता है, पोता तक देते रहता है। दादाजी लिए थे लोन, ऊपर से तभी ज़मीन रिलीज नहीं होगा, काहे नहीं होगा, अभी तक बाकी किस्त। बताओ तो कौन सा लोन है, इंटरेस्ट कितना है तो आप वो बन सकते हो, इंटरेस्ट होगा। हाँ आप वो बन सकते हो, उसमें 200% नहीं होगा, 2-3 पुश्त तक इंटरेस्ट देना है, ये होता होगा साइन में, है ना, 2-3 पुश्त तक इंटरेस्ट, असल मूल नहीं चुका पाता था, अंत में उसका ज़मीन हड़प ले जाता था, यही होता था ना फिल्मों में। तो आप वो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए ठाकुर बन जाना, उसके लिए वसूली करने का पावर होना चाहिए तुम्हारे पास, नहीं है तो पैसा लेके भाग जाएगा तुम्हारा। अगर तुम कमज़ोर हो, आप लेने वाला मजबूत है तो पैसा नहीं मिलेगा तुमको, भूल जाओ, ठीक है। और तुम मजबूत हो, गुंडा पालते हो, तो तुमको मिल जाएगा। सीधा गाय की तरह आदमी और लोन दे दिए, तुम्हारे पैसे नहीं मिलेगा तुमको, इसमें गाय बनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, शेर बनना पड़ेगा तब पैसा मिलेगा।
ज़्यादा के मुँह नोच लेंगे। अगर हम बात करें लाइसेंस के लिए, तो लाइसेंस के लिए इसमें 100 करोड़, वर्तमान में 6 भुगतान बैंक है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जियो और एनएसडीएल, ये सब जो है पेमेंट बैंक्स हैं। और इसके लिए हमने बोला ना कि अगर सिर्फ लाइसेंस लेना है तो आपके पास 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ की पूंजी सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए। बताइए 100 करोड़ की पूंजी से आपको सिर्फ लाइसेंस मिलेगा, फिर बिजनेस चलाने के लिए फिर पैसा नहीं चाहिए क्या? चाहिए। रजिस्ट्रेशन होगा इससे क्या, हाँ आप बैंक हैं, अब बैंक बन गए, अब आप ही करें आके पहले एफडी करो मेरे पास तब लोन देंगे। हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी है आजकल। अब हम बात करें एनबीएफसी के रूप में अपनी सहायक कंपनी नहीं खोल सकती है। हाँ, जिनको पेमेंट बैंक का मतलब कि सिस्टम मिल चुका है, यानी वो पेमेंट बैंक अनाउंस हो चुकी है, वो एनबीएफसी के रूप में काम नहीं करेगी, उसको बैंक के रूप में कार्य करना पड़ेगा। ये इसका सिस्टम है जो भी बैंक होते हैं उनका। अगर हम आगे बढ़ेंगे, लीड बैंकिंग स्कीम क्या है? लीड बैंकिंग स्कीम, ठीक है, ये 1969 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1969 में हुई थी। यह एक क्षेत्र के लिए एक बैंक होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र के लिए एक बैंक होता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ऋण को सही प्रकार से उपलब्ध कराना है, यानी जितने भी विलेजर्स एरिया हैं वहाँ पे सही से ऋण को उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यह सेवा और क्षेत्र के दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करती है, यानी सर्विस एरिया अप्रोच पर, यानी जिस एरिया में खुला हुआ है उस एरिया में लोगों को यह ऋण प्रदान करने काम करती है, ठीक है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद कर लें सभी लोग, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? एनपीसीआई का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में देखा गया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है। यह भारत का खुदरा भुगतानों के क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्थान है। कौन है? सबसे बड़ा संस्थान। तो खुदरा जितना भी होता है ना, जो ऑनलाइन कैश ट्रांसफ़र करते हो 10 रुपये 20 रुपये समोसा वाला, ये एनपीसीआई के तहत ही होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। यह 2008 में स्थापित हुआ था और एक प्रकार से एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह काम करती है, यानी ये प्रॉफिट के रूप में काम नहीं करती है, अपना बेनिफिट के रूप में आपसे ऐसा चार्ज नहीं करती है। जैसे आप अभी देखोगे शुरू में गूगल पे आया था तो वो क्या कर देती थी कि प्रॉफिट के रूप में कार्य करती थी, मतलब एनपीओ के रूप में आपका पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देती थी, फिर इमीडिएट चार्ज कर देती थी, बदले में कैशबैक देती थी। लेकिन अभी का जो है वैसा नहीं है। अभी आप पेटीएम का यूज़ करोगे तो उसमें आपको रिचार्ज करने के लिए अगर 180 रुपये का है ना तो 181 रुपये काटेगा, 1 रुपये सर्विस चार्ज। गूगल पे अभी नहीं काट रही है, फ़ोनपे भी शायद काटती है। गूगल पे काटता है? नहीं, गूगल पे नहीं काटता, हम किए मतलब काटने लगा। यानी आज 1 रुपया 90 पैसा। तो पहले क्या थी, सभी बैंक जो है 10% हो गया था, तो 180 का रिचार्ज किए तो, है ना, 10% हो गया। नहीं 500 कम। अच्छा 500 पे, तो एक बता रहे हैं ट्रांसफ़र पे नहीं काटती है, रिचार्ज वगैरह पे काटती है, ठीक है। तो पहले नहीं काटती थी, क्यों? पहले आपको आदत नहीं था, अब आदत हो गया है। तो पहले वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करती थी और अब जो है आपसे पैसा लेती है हर ट्रांजेक्शन के बदले में, ठीक है। तो इसीलिए उसका उपाय है, अब बैंक से आप रिचार्ज करो, बैंक का ऐप होता है ना उससे रिचार्ज करो। बैंक खुद के ऐप से शायद ना ले, एक आध बार चेक कर लीजिएगा, हम कभी चेक नहीं किए हैं। बैंक का जो खुद का ऐप होता है ना उसमें भी रिचार्ज फीचर होता है, उससे करके देखिएगा। अगर उससे नहीं लेता है तो अच्छी बात है ना, ठीक है। हाँ, अब अगर बात करें कि बैंक खुद से लेगा तो क्या सर्विस दे रहा है ना, उसी बैंक का है, उसी बैंक से हो रहा है, तो क्या सर्विस दे रहा है, तो इस चीज़ को आप देखिएगा। अगर हम बात करें कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 10-25, ठीक है, एवं कंपनी अधिनियम 13 के तहत खंड 8 में यह परिभाषित है। आरबीआई जो है एक संघ बैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 के तहत काम करता है। कौन करता है? आरबीआई, भुगतान और निपटान अधिनियम के तहत। एनपीसीआई जो है इतनी तरह की सेवाएं प्रदान करती है, आप सभी ने इस सेवाओं को यूज भी किया होगा। जैसे आपने सुना होगा भीम यूपीआई, नाम सुने हो? भीम का फुल होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसका फुल फॉर्म आप समझ चुके हो लेकिन याद नहीं करते हो। अच्छी पड़ गया था, ऐसे खोले ना इसको, गलती से दब गया, लग गया ठंडा में। तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है बालक? भारत इंटरफेस फॉर मनी। हाँ, भारत इंटरफेस फॉर मनी, आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आ सकता है कभी। हाँ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। सीटीएस का मतलब होता है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम,
CTI का मतलब होता है चेक ट्रांसक्यूशन सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बड़ा बड़ा पैसा ट्रांसफ़र करना होता है ना, उसमें कम होता है। एक RTGS होता है, एक NEFT होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT लिख देते हैं। एक होता है RTGS जिसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक होता है NEFT। और NEFT क्या करता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी फंड ट्रांसफ़र में ही काम करता है, मदद करता है। आगे देखिए अगला पॉइंट पे समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि नेशनल फाइनेंशियल सैंडविच क्या है? सॉरी सैंडविच बोल रहे हैं, स्विच बोल रहे हैं। हाँ, माइंड में सैंडविच का फोटो आ गया था, इसलिए फ्लैश हो गया था। ये सैंडविच कहाँ लिखा हुआ है? तो फाइनेंशियल स्विच, फिर ये सैंडविच बोल दिया हड़बड़ में। NACH, NACH, ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। क्या है जी? ये नाच है ना, ये हमको एक दिन नचा दिया था गलती से। जैसे आप कभी भी कर्ज लोगे या कुछ भी पेमेंट करना कोई भी, जैसे ऑटोमेटिक कटता है, नहीं समझे? कभी भी आप बैंक के ऐप में ये सब चीज़ में ऑटोमेटिक मत करना। ऑटोमेटिक में लॉस ये है कि अगर उस समय पैसा नहीं रहा ना, तो ये NACH जो है, NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है आप पे फाइन लगा देगा। क्या लगा देगा? फाइन। जैसे मान के चलो ऐसे कभी कोई चीज़ यूज़ किए हो, जैसे मान लो EMI पर लिए हो और EMI आज कटने वाला है। आज अगर EMI कटने वाला उस वक्त पैसा नहीं है इत्तेफाक से, तो बैंक ट्रांसफ़र करेगी पैसा आपके अकाउंट से, जो भी जाएगा नहीं, तो आपको NACH सर्विसेज लग जाएगी, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसके तहत फिर आपके साथ क्या होगा? आप पे फाइन लग जाएगा, और ऐसा हम पे लग चुका है। ठीक है, गलती से हो जाता है ना कभी कभार, ट्रांसफ़र करना अकाउंट 1 में, वहाँ से कटने वाला गलती से कर दिए 2 में और चेक नहीं किए। और इससे क्या हुआ कि बैंक ने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हुआ, तब को मैसेज आ गया, हाँ जी 900 रुपये फ़ाइन दीजिए। क्यों? 3600 का आपका EMI था, उस पर 900 रुपये फ़ाइन दीजिए। ये सब गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब बताओ 3600 था ही, अब 900 और देना है, तो आपको देना है, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा, फाइन और बढ़ जाएगा। तो लगा है कैसा? हाँ लगा, 2-3 बार लगा। ठीक है, ध्यान हाँ वही ध्यान के कारण, और क्या जानवर से थोड़ी कोई लगाएगा। AEPS क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप लोग कई बार गए होंगे मार्केट में, कहोगे लिखा होगा आधार से पैसे निकालें, अंगूठा लगा है हाँ, तो आधार से निकलता है ना, क्यों निकलता है? आधार इनेबल आपके अकाउंट से वो लिंक कर दिया जाता है आधार, और वहाँ से आप पैसे निकालते हो, निकाले हो। रुपए, ठीक है, रुपए में देखिए 2 वर्ड है, रू मतलब रुपीज़, पे मतलब पेमेंट, रुपए एंड पेमेंट। ठीक है, BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो NPCI जो है इतनी तरह की सेवाएं प्रदान करता है, और ये सारा का सारा जो सेवा कौन देता है आपको? RBI देता है, याद रहेगा। RBI NPCI देता है। RBI कहाँ से सेवा देता है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये देती है आपके इतनी तरह के 8 तरह की सेवाएं। ठीक है, पहला था भीम UPI, नाम सुने होंगे। UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। CTS का मतलब होता है चेक ट्रांसक्यूशन सिस्टम। उसके बाद NFS का मतलब होता है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, सैंडविच नहीं। ठीक है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नाम क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NACH AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। रुपए मतलब रुपए और पेमेंट, भारत बिल पेमेंट, ये सब जो है सिस्टम किसके पास बना हुआ है? NPCI के पास बना हुआ है, उसी के द्वारा ये कार्य करती है। NPCI के माध्यम से पेमेंट वगैरह करा पाते हैं। अगर हम बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक की कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं। जैसे देखो 3 इडियट्स मूवी देखे हो ना, उसमें दिमाग को क्या बोलता है? बेकार दिमाग है, यूज़ ही नहीं किया कभी, तो वो क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो इंसान अपना दिमाग यूज़ नहीं करता है वो उसका एसेट्स है ना जी दिमाग, तो वो कैसे दिमाग कहलाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब संपत्ति तो है लेकिन कोई काम का नहीं है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको NPA के नाम से जाना जाता है। क्या है? NPA। और किसी बैंक का अगर NPA बढ़ गया तो क्या होगा बताओ? किसी बैंक का अगर हमने NPA बढ़ा दिया तो क्या होगा? NPA बढ़ने से बैंक लॉस में जाएगी। मान लो कोई बैंक है, बैंक पैसा देती है, वसूल नहीं कर पाती है, ठीक है, तो लॉस ही में जा रहा है ना, अब वो पैसा कभी वसूल नहीं हो सकता, तो वो NPA होगी। आपका जो बैंक ने 1 लाख लोगों का लोन दिया था, ठीक है, 1 लाख लोगों को लोन दिया था, अब 1 लाख लोग लोन दिया था, उसी में से 1 लाख लोग जो है जो लोन लिए थे एग्जैक्टली वही व्यक्ति कोरोना से मर गए कि लोन लेने के लिए बैंक आया था, बैंक में कोरोना था, सबको
बैंक में आने के बाद उनको मर गया, तो वो पैसा वसूली होगा। तो 1 लाख रुपये, 1 लाख लोगों का जो पैसा है बैंक कभी वसूल पाएगा? नहीं वसूल पाएगा। जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है लोन लेने वाले की, तो बैंक से आप रिक्वेस्ट करके उसको माफ़ करवाते हो। तो सभी ने माफ़ करवा दिया क्योंकि आपदा में मरे थे, सरकार भी प्रेशर दी। तो उसको जो पैसा उसका डूबा वो पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। तो वो NPA हो गया। क्या हो गया? अब बैंक का पैसा लेके अभी माल्या जी चले गए हैं, वो पैसा मिलने का भी चांसेस है? बैंक के नज़र में वो पैसा है या मेरे पास 100 करोड़ है जो कि माल्या जी रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं देवे करेंगे, इंसानियत जागेगा दे देंगे। वो जागने वाला है इंसानियत उनके अंदर में। हाँ, तो सिंपल सी बात है। तो बैंक का पैसा वो नहीं देंगे, तो बैंक उस पैसे को क्या कहेगी? NPA घोषित करेगी। NPA समझ में आया? जो संपत्ति जा चुकी वापस नहीं आएगी वो NPA होता है। अभी मेरा मोबाइल लेके भाग गया, मांग है, गुंडा है ना? भूल जाइए। हाँ, हम भूल जाएंगे मोबाइल मेरे को मिलने से रहा, ठीक है, नहीं देगा और छीन लेगा। जब भी मांगने जाएंगे बार बार जाएंगे, बार बार मांग लेगा, तो वो मेरा मोबाइल क्या हो गया? NPA हो गया। अब वो मोबाइल का पैसा मेरे पास क्या हुआ? बार ये स्लिपिंग बार बार। चलिए, तो बैंकों के द्वारा ऋण, ठीक है, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण बैंकों के लिए क्या है? संपत्ति है। अगर बैंक ने किसी को 1 लाख रुपए दिया है तो वो बैंक की संपत्ति है। हम ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते हैं। बैंक वापस मांगेगा। अगर हम नहीं दिए, भाग गए, तो कभी ना कभी आप पे FIR करवाएगा। अब FIR हो गया तो आपको बैंक तो खोज ही रहे, पुलिस को खोजेगी। अब मान लीजिए अगर नहीं मिलते हैं तब भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, और ज़्यादा पैसा लेके भाग जाएगा तो आप पे इनाम लगा दिया जाएगा। हाँ जी, इस व्यक्ति को खोज के लाने पर आपको 10,000 रुपया, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये इनाम है। गलती से कोई पकड़ लिया तो इनाम भी मिलेगा, है ना? अब वो पकड़ा भी जाइएगा। और अब पकड़ाना ही है। भारत में रहेगा तो पकड़ नहीं लेगा, कैसे? भारत में रहेगा तो कभी न कभी आधार यूज कर ही लीजिएगा, भारत में कभी न कभी बैंक यूज कर लीजिएगा, भारत में कभी इंडिया में यूज करेगा, और इंडिया में ही यूज करेगा तो पकड़ेगा नहीं आपको। कहीं रहिए, किसी कोना में आप चले जाइए, पहाड़ पे चले जाइए, वहाँ ATM यूज़ कर लीजिएगा, नया अकाउंट खुला के यूज़ कर लीजिएगा। तो खुलाइएगा नया अकाउंट पाकिस्तान में क्या, भारत में ना? डाटा कहाँ जाएगा? बैंक में ना। अब बैंक आएगा, बैंक भाई ना, बैंक भाई ना, सबका डाटा से किस जगह रहता है? डाटा सेंटर में। और वहाँ से डाटा के माध्यम से बोलेगा अच्छा फलाना बैंक में इसका अकाउंट खुला है, आने दो। फिर बैंक में आपका फ़ोटो लगा दिया जाएगा वांटेड के तौर पर। बैंक के कर्मचारी जैसे देखा आपको, सीक्रेट लिए, बटन दबा दिया, पुलिस आ गया, ले गए उठा के, है ना? कैसे बचिएगा? आप कहेगा कि गांव, इतना दूर गांव चल जाएंगे ना क्राइम करके कि या कुछ भी पैसा लेके बैंक का कि हम पकड़े हुए नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। आपको पकड़ना चाहिए ना। डिजिटल से दूर रहे तब नहीं। तो बात है कि दूर रहे तब ना, रह नहीं ना पता, कभी ना कभी कैमरे में आ जाएगा किसी का। मान लीजिए कभी फ़ोटो फिर या तो आप इतना पैसा लेके बैंक का भागेगा कि देश के बाहर जाइएगा, या तो इतना पैसा लेके भागेगा कि आपको सब चीज़ छोड़ना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हाट्सएप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि छोड़ ही दीजिएगा, आप यूज कीजिए, किसी और का फ़ोन ले लीजिए, उसमें ID बना दीजिए और उसी के सब कुछ, यानी सब कुछ आपको फेक यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा मोबाइल लीजिएगा, FIR, तो FIR में कहेगा मनोज पांडे मेरा नाम लिख लीजिए। अब मनोज पांडे आपका नाम है, लिख दिया, कोई बात नहीं, उन्हें सब यहीं पड़ा है। तो माल्या अभी वही ना कर रहा है बालक, नीरव मोदी वही ना कर रहा है। खाली न्यूज़ वाला सुनाएगा कि माल्या अब भारत आने वाला है, आने होने वाला नहीं है। पगला है क्या? नहीं, पगला है क्या? बुढ़ारी में यहाँ आएगा, जेल खटना है उसको। एज बूढ़ा बुजुर्ग तो हो ही गया है, 50-60 प्लस हो गया है। और वो यहाँ आएगा तो गांव में घूमेगा, मतलब साधु बन कर रहेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा बाद में, 400 और बहुत सारा केस लगा के। तो जो अभी आराम से मस्त दारू पी के सुता रहता है, यहाँ पानी पी के पड़ा रहेगा खिचड़ी खा के, ठीक है, और पत्थर पर सोएगा, वहाँ अभी मक्खल पर सो रहा है। बोले क्या लगे हैं, कुछ साल में मर जाएंगे, कहानी खत्म, केस बंद, फाइल बंद, पैसा खत्म। 20 साल 25 साल कितना दिन जिएगा? 20 साल में मर जाएगा, मान लो 22 साल में मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा? बोले इतना पैसा लेके कि अगर अगला 100 साल तक हम या 50 साल तक खा सकते हैं, तो 20 साल तो हम जिंदगी, 60 साल का हो ही गया, 55 साल का कितना जिएगा? 75 80। उसके बाद कहेगा हम तो चले जाएंगे, तब वो टेंशन का फालतू में जेल कटने जाए, साधु पर क्यों क्या मिलेगा? जेल फालतू में नहीं, यहीं पर इसलिए पड़ा हुआ नहीं आएगा, ये आएगा भी नहीं कुछ करेगा। हाँ, तो बैंकों द्वारा जो लोन दिया जाता है ना, अगर हम बात करें लोन गिवन बाय बैंक, लोन गिवन बाय बैंक, तो उसमें जो पैसा डूब जाता है उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड एसेट, या फिर
उसको हम एनपीए के अंदर में भी रखते हैं। जैसे अब एक दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं मानक संपत्ति, एक होते हैं गैर मानक संपत्ति। ये बैंक के वे ऋण होते हैं जो बैंकों द्वारा सही समय पर वसूले जा रहे हैं, अर्थात जिसका भुगतान समय पर हो गया, वो स्टैंडर्ड एसेट हो गए। अगर आप बैंक से लोन लेते हो और सही समय पर देते हो तो वो बैंक के लिए क्या है, स्टैंडर्ड एसेट है। अब कुछ ऐसे लोन होते हैं जो समय पर नहीं भुगतान करते हैं और इसलिए बैंक को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे वसूली करने के लिए भेजा जाता है ना, तो वो स्टैंडर्ड एसेट नहीं कहलाएगी। यानी आप अगर इज्जत से बैंक को पैसे देते हैं तो वो बैंक के लिए क्या है, स्टैंडर्ड एसेट। अब बैंक आपके यहाँ बार बार आदमी भेज रही है और उसको टरका रहे हैं, आज लीजिएगा, कल लीजिएगा, परसों लीजिएगा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगा। ठीक है, बैंकों द्वारा जो लोन दिए जाते हैं स्टैंडर्ड एसेट और नॉन, जो हम बताएं नॉन स्टैंडर्ड एसेट, जिसको हम एनपीए के अंदर में भी रख सकते हैं, तो वो कई प्रकार के होते हैं। ग्राफ देखिएगा ध्यान से, अगला ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरे का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रेगुलर है और स्ट्रेस एसेट। अब रेगुलर का मतलब क्या हुआ, जिसमें डिले ना हो। ठीक है, और स्ट्रेस एसेट का मतलब हुआ जिसमें डिले है, बैंक पैसा दी है लेकिन उसमें डिले कर रहा है, आप लोग वापस करने में क्या कर रहे हैं, डिले, 90 दिन का, 120 दिन का, 180 दिन का, इस तरीक़ा से आप डिले कर रहे हैं। तो डिले कर रहे हैं तो डिले करिएगा तो बैंक के ऊपर प्रेशर रहेगा ना, कहीं 90 दिन का है तो 4 दिन में भाग जाए, तो ऐसा भी तो होता है ना। तो वो आपका फिर भी स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा क्योंकि टाइम लिमिट कम रहती है, लेकिन अगर टाइम लिमिट ज़्यादा रहे तो दिक्कत होगा। फिर उसके बाद बात करें एनपीए की, तो एनपीए सब स्टैंडर्ड होता है, वो 1 साल तक माना जाता है। डाउट एसेट 1 वर्ष से अधिक, और लॉस नॉन रिकवर, मतलब ऐसी संपत्ति जो 1 वर्ष तक, जैसे मान के चलो अभी जमा करना था आपको पैसा अगला महीना से, अब अगला महीना भाग गए, 1 साल तक आप नहीं आए मान लीजिए, तो 1 साल तक वो उसको रखेंगे स्टैंडर्ड एसेट में, एनपीए के अंदर में। किसमें, स्टैंडर्ड एसेट तो है लेकिन एनपीए में है, कहीं बैंक आपको वसूल ले या आप पकड़ा जाए वसूला जाए। लेकिन 1 साल से अधिक हो चुका नहीं आएगा तब डाउट में आएगा बैंक, अब नहीं आएगा लगता है, और जब कंफर्म हो जाएगा नहीं आएगा तो वो लॉस एसेट, क्लोज, फाइल बंद, आप पे 100 का केस चलेगा, 420 का केस चलते रहेगा जब तक आप पकड़ा नहीं जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो 90 दिन का स्टैंडर्ड एसेट है उसमें भी कई होता है, एक 30 दिन का होता है, एक 31 से 60 दिन का होता है, एक 60 से 90 दिन का होता है। तो बैंक भी लोन देती है ना, तो वो अलग अलग तरीके के लोन देती है। ऐसा नहीं कि बैंक लोन दी है तो आपको एकदम 2 साल 10 साल 5 साल के लिए देगी, बड़ा अमाउंट देगी ना घर वगैरह के लिए, 2 साल 10 साल 5 साल के लिए देगी, लेकिन छोटा अमाउंट, जैसे आप बोलिए बैंक से 5,000 रुपये लिए, कितना लिए, 5,000 रुपये लिए, तो वो 1 दिन के लिए भी दे सकती है और 1 महीने के लिए भी दे सकती है। ठीक है, अब 5,000 रुपये कहिएगा हमको 2 साल के लिए दो, क्या पगला उगला है क्या, 5,000 रुपये 2 साल के लिए दें, अगर 5 रुपये का 2 साल के में बांटेंगे तो क्या हमको देगा तुम, चिल्लर। मान लो 60,000 6,000 हो गया, मान लो 5,000 2 साल में, एक एग्जाम्पल, तो 6,000 को अगर तुम करोगे तो 12 से तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में 250 रुपये का महीना दोगे हमको, मतलब भिखारी क्या बैंक, 250 का महीना दोगे, तो ऐसा नहीं है। तो वो डिपेंड करता है, अगर छोटा अमाउंट का लोन देती है, जैसे मान के चलिए अभी दशहरा है, तो दशहरा है तो आप बैंक से लोन लेते हो ना, दशहरा के लिए लोन दे देगी तो आपको 10 दिन के लिए देगी, ऐसे देती है लोन, दशहरा के लिए, है ना। दशहरा में आप बिजनेस लगा करना चाहते हो तो 10 दिन के लिए लोन देगी, 10 दिन बाद आपको भरना पड़ेगा कमा करके इंटरेस्ट के साथ, ऐसा लोन भी बैंक देती है, लेकिन आपको डायरेक्टली पता नहीं चल पाता है। और उसी को लोन देती है जिसका कुछ जमा है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला पोस्ट ऑफिस में मैंने जमा किया था, दुकान है तो दुकान में दशहरा होता है ना, दुकान दशहरा में क्या किए कि वहाँ पर गए, बोले कि मेरा 50,000 जमा है, मैं लोन चाहिए, तो बोला कि आपका जो जमा है उसमें से 20,000 ले जाइए, निकाल को दे दिए, वही लोन हो गया। अब 30 दिन में भर दीजिए, 40 दिन में भर दीजिए, तो 10 दिन 30 दिन 40 दिन का लोन हुआ। अब और आपका जो एफडी मारा हुआ है, जो पैसा जमा है ना, वो घटेगा नहीं, वो उतने रहेगा, जमा कर दीजिए। हाँ, 50 के 85,000 रहेगा, जमा करके रखिएगा तो जमा कर दीजिएगा, तो नहीं तो फिर आप फाइन लग जाए, इंटरेस्ट लग जाए फालतू का, तो जमा कर दिए। तो बैंक लोन देती है ना, शॉर्ट टर्म लोन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म। एनबीएफसी की बात करें, ऐसे नहीं बड़ा बैंक, एनबीएफसी भी शॉर्ट टर्म लोन देती है। जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वो कितने दिन का टाइम देती है, 35 दिन का। कितने दिन का, अगर आज हम 35,000 रुपये खर्चा कर दे क्रेडिट कार्ड से, तो हमको 35 दिन बाद भरना पड़ेगा, तो 35 दिन का लोन मिला ना, एक तरह से वो लोन ही है ना। एक ओवरड्राफ्ट होता है, आप सुनिएगा, ओवरड्राफ्ट भी वही होती है। अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्या बात करें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये कंपनी होते हैं, क्या होते हैं,
कंपनी होते हैं जो अन्य दूसरी कंपनियों एवं लोगों एवं देशों के वित्तीय स्वास्थ्य का रिपोर्ट रखती है। यानी आपका वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है उसका रिपोर्ट रखती है। आप सुने होंगे कि सर क्रेडिट मेरा ख़राब हो जाएगा, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो क्रेडिट स्कोर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर होता क्या है? आप जितने तरह के लोन लेते हैं ना, उसमें से जितना तरह का आप पेमेंट करते हो, ईएमआई भरते हो, उस सब चीज़ों को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जैसे जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो बैंक उसी को देखती है ना। तो ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। जैसे 900 का मान लो एक मैक्सिमम रेंज रखा गया क्रेडिट का, मेरा 900 में से 885 तक चला जाता है, 872 तक चला जाता है, तो 900 भी चला जाएगा। अगर 900 रुपये जाके अड़ के और 900 रुपये 1 साल के लिए रह जाएगा तो हमको तो 10 लाख का ऑफर दे सकता है। क्योंकि सब वो आदमी का चेहरा, फेस, मोटा पतला, घर, ज़मीन, ये सब नहीं समझती है। वो समझती है कि नंबर कितना बढ़ रहा है। और नंबर बढ़ेगा एक ही चीज़ से, लोन लेने से, ऑनलाइन शॉपिंग करने से, इन सब से वो बढ़ता है और इससे वो आगे बढ़ते हैं। इसका विनियमन कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कौन करता है? सेबी करता है। याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका रेगुलेशन करता है। कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विश्व की सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसी है जो क्रेडिट का रेटिंग करती हैं। फिच और मूडीज। कौन करते हैं? फिच और मूडीज, याद रखिएगा। हाँ, और एक और भी यहाँ पर है, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो, S&P। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, फिच, मूडीज, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। ये सब जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो कि फंक्शन करती हैं। भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें, भारत में भी है, ये तो विश्व की बताएं। कौन कौन था बउआ? तो फिच था, मूडीज था, सिक्योरिटी था, ये सब था। हाँ, तो याद रखिए सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो। अगर हम बात करें क्रिसल, CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम बात क्रिसल है। इसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पर? हाँ, CARA, क्या नाम है? ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसके बाद केयर है, उसके बाद SMER है जो कि आपकी रेटिंग एजेंसी है, फिर इन्फॉर्मेटिक्स है, फिर ब्रिक वर्क है। ये सब जो है आपके पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो लोगों का प्लस बैंकों का, जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका क्रेडिट चेक करती हैं। बैंक का भी तो क्रेडिट चेक होगा। बैंक लोन नहीं लेता है क्या? ये कंपनी लोन नहीं लेता है, नहीं लेता कंपनी लोन जी, तो कंपनी लोन लेता है तो सबका क्रेडिट चेक करती है। तो हमारे पास 6 प्रमुख यहाँ पर लिखा हुआ है, नाम याद रखना, क्रिसल, केरा, केयर, सेमरा और इन्फॉर्मेटिक्स, नाम याद रखना, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक से पढ़ो। अब अगर बात करें लोगों के क्रेडिट रेटिंग है तो CIBL, देखो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ, अब देखो ये तो आपकी एजेंसीज हैं, ठीक है, लेकिन आपके अगर हम बात करें तो क्रेडिट रेटिंग हेतु CIBL ज़्यादा फेमस है, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म को याद रखना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है आपका जितना तरह का क्रेडिट होता है ना, वो आपको दिखाने का काम करती है, यानी ये इनको प्रोवाइड करती है डेटा, क्योंकि सारे डेटा देखिए, अगर ऐसा नहीं हो तो डेटा तुरंत लीक हो जाएगा। अगर सरकार ध्यान नहीं दे तो प्राइवेट कंपनी तुरंत डाटा बेच देगा, उसको कोई मतलब है? उसको प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। तो बैंक में बहुत तरह के पैसे चलते हैं, जैसे कि चेक चलता है, ड्राफ्ट चलता है, RTGS अभी जो आपने पूछा था थोड़ा दिन पहले, उसके बाद IFSC कोड होता है, कोड बैंकिंग होता है, MICR होता है, स्विफ्ट कोड होता है, ATM होता है। इन सभी चीज़ों को आपको हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे और अच्छे से ATM उटीएम लेके आएंगे, चेकबुक वगैरह सब लेके आएंगे, थोड़ा देखने में। हाँ, ATM में चेकबुक नहीं ना अभी है, चेकबुक नहीं है। हाँ, हम चेकबुक वगैरह खोज खाज के लेके आएंगे, उसमें जो कोड वोड होता है, किसी के पास पासबुक है तो अपना पासबुक लेते आना, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आप उन सभी चीज़ों को समझोगे यहाँ पे। बैंक का चेक था, हाँ, चेक था ना, तो ऐसे इमेज में हम आपको रख के दिखा सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रखते हैं अभी।